क्या चुनावी महाभारत में उतरेंगे सिंधिया? चुनाव न लड़ने की खबरों का खंडन किया। पार्टी बैठा रही है सीटों का हिसाब किताब। चुनावी मैदान में नजर आएंगे महाराज। ज्योतिरादित्य सिंधिया। पार्टी बदली तो राजनीति का तरीका और सलीका दोनों बदला। महाराज की पहचान भी बदली। अब एक और नई पहचान सिंधिया के सियासी दर पर दस्तक दे रही है। जी हां, सिंधिया विधानसभा में चुनाव के मैदान में ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में दिग्गजों के नाम आने के बाद सिंधिया के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई गईं। फिर यशोधरा राजे के शिवपुरी से चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद महाराज का नाम उछला। अब सिंधिया ने उन खबरों का खंडन किया जो उनके चुनावी महाभारत में न उतरने को लेकर आ रही थीं। मतलब साफ है कि महाराज को मैदान में उतरने से गुरेज नहीं है। इसको लेकर सियासी बयानबाजी का अपना अंदाज है। पहली बात तो यह है कि सिंधिया जी से कांग्रेस ने आग्रह किया नहीं कि आप चुनाव लड़ो। हमारा उनके चुनाव लड़ने न लड़ने से कोई ताल्लुक है ही नहीं। यह बात जरूर है कि वो चुनाव लड़ने लायक रहे ही नहीं हैं। न वो विधानसभा जीत सकते हैं, न वो पार्लियामेंट जीत सकते हैं। देखिए, कांग्रेस की भाषा शैली और रीति रणनीति राजनीति सब निम्न स्तरीय हो चुकी है। उनकी इन टिप्पणियों का जवाब मध्य प्रदेश की जनता देगी। जहाँ तक सिंधिया जी के चुनाव लड़ने न लड़ने का विषय है, तो सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन जिस कार्यकर्ता को जैसा दायित्व देता है वो उसका निर्वहन करता है। पहले भी केंद्रीय मंत्रियों को, राष्ट्रीय महासचिव जी को कहा गया जो चुनाव मैदान में है, तो जिसको जो दायित्व दिया जाएगा उसको निर्वहन करेगा। सिंधिया जी भी कार्यकर्ता हैं, सिंधिया जी जैसा पार्टी कहेगी उसका निर्वहन करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का विधानसभा की चुनावी लड़ाई में उतरना कई लिहाज से खास होगा। अगर सिंधिया चुनाव जीते तो बीजेपी की सियासी रणनीति में उनकी भूमिका क्या होगी? बीजेपी अगर सिंधिया को उतारती है तो उसका क्या राजनीतिक संदेश होगा? और अगर इतने कयासों के बाद भी महाराज मैदान में नहीं आए तो उसके क्या सियासी मायने होंगे? अगर सिंधिया चुनाव जीते तो क्या केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर वो विधानसभा में बैठेंगे? इसके साथ ही एक सवाल और है जो लगातार पूछा जा रहा है। अगर चुनावी समर में उतर रहे सभी सूरमा चुनाव जीतते हैं और बीजेपी सरकार बनाती है तो क्या कुर्सी की लड़ाई नहीं होगी? क्या सभी दिग्गज मंत्री बनेंगे? आखिर इतने दिग्गजों के बीच सिंधिया को भी उतारकर बीजेपी कौन सी राजनीतिक चाल चल रही है? बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या सिंधिया को उतारने से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा? सवाल नंबर 2, मैदान में आते ही सिंधिया कांग्रेस के सीधे निशाने पर तो नहीं आ जाएंगे? सवाल नंबर 3, अगर सिंधिया सहित सभी दिग्गज जीते तो सीएम को लेकर पेंच तो नहीं फंसेगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है रेस में महाराज। वाकई सिंधिया साहब का ये स्टेटमेंट जो उनके ऑफिस से जारी हुआ है कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने से कोई भी परहेज नहीं है, कोई भी गुरेज नहीं है, और जो सुनना चाहते हैं वो अपने कान खोलकर सुन लें कि सिंधिया साहब को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने से कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। जाहिर तौर पर ऐसी खबरें सर्टेन सेक्शन ऑफ द प्रेस में थी कि कहीं ना कहीं केंद्रीय चुनाव समिति के सामने या पार्टी के सीनियर लीडर्स के सामने कथित रूप से ऐसी रिपोर्ट्स थी उसमें कि सिंधिया जी ने विधानसभा चुनाव न लड़ने को लेकर अपनी बात कही है। लेकिन सिंधिया साहब के ऑफिस से इसका खंडन सामने आ चुका है। अब सवाल यह है कि क्या वो लड़ेंगे? वो सवाल आपने देखे भी, और नहीं लड़ेंगे जैसा सिंधिया ट्रेडिशन चला आता है। माधवराव सिंधिया की बात करें कि सिंधिया केंद्र की राजनीति में रहते हैं, या एक ट्रेडिशन ये भी है कि आप अपनी भूमिका विजय राजे सिंधिया जी की तरह देखें, राजमाता जी की तरह, तो वो आप एक सेंट्रल पॉइंट रहते हैं राजनीति का। लेकिन दौर बदला है, वक्त बदला है, भारतीय जनता पार्टी बदली है, तो इन बदली हुई परिस्थितियों में क्या भूमिका होगी सिंधिया जी की?
क्योंकि बहुत दिलचस्प इक्वेशन है मध्य प्रदेश की राजनीति का, और जाहिर तौर पर यह सवाल पूछा ही जा रहा है कि इस बदले हुए इक्वेशन में तमाम बड़े नेताओं की भूमिका आगे जाकर क्या होगी, जो मध्य प्रदेश में चुनावी रण में उतर रहे हैं और केंद्र की राजनीति में भी पहले से मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते चले आ रहे हैं। पहले स्टूडियो के मेहमानों से मिल लीजिए, फिर हम चलेंगे मैदानी हमारे जो साथी हैं उनकी तरफ। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जो खुद ग्वालियर चंबल से आते हैं और भारतीय राजनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति के तो विशेषज्ञ हैं, दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूं सर। नेहा बग्गा जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं बीजेपी की, अपनी अलग पहचान बनाई है कम समय में। मिथुन अहिरवार साहब हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिर हैं, हर बार ये बात मैं कहता हूं, और बहुत उम्मीदें हैं इन दोनों युवा नेताओं से। मिथुन जी से भी बहुत स्वागत आपका भी। और अब मैं चलता हूं अपने मैदानी साथियों की तरफ। हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी, जो इस समय नाप रहे हैं मध्य प्रदेश की धरती, और ग्वालियर से जुड़ रहे हैं हमारे साथी उमेश। दोनों हमारे साथी बराबर मैदान में मौजूद है। उमेश, पहले मैं आपकी तरफ आता हूं, जल्दी से क्विक रिएक्शन दीजिए मुझे। ग्वालियर में क्या चर्चा है और क्या यह माना जा रहा है कि सिंधिया बदल सकते हैं अपना इरादा? तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इरादा तो जो पार्टी तय करेगी, बीजेपी की बात तो यही चलती है, लेकिन क्या चर्चा है? क्या शिवपुरी जाएंगे या ग्वालियर की सीट, ग्वालियर पश्चिम की चर्चा है कि क्या क्या चर्चा है ग्वालियर में? जी देखिए शरद जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बंसल ने पहले भी बताया था कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो लगातार ग्वालियर में सक्रिय हैं। अगर बात की जाए तो अलग अलग समाजों के साथ वो बैठक कर रहे हैं, अलग अलग समाजों के कार्यक्रम में जा रहे हैं, और सीधी मंशा यही है कि वो इस बार ग्वालियर से चुनाव लड़ने का पूरा मन बना चुके हैं। और अब जो चर्चा है वो इस तरह से है कि अगर जैसे जिस तरह से जो शिवपुरी की सीट उनकी बुआ ने छोड़ी है, अगर उस सीट को छोड़ दें तो ग्वालियर की, अभी ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, और 2 सीट रह गई दक्षिण विधानसभा और पूर्व विधानसभा। अब दोनों ही, अगर विधानसभा में से सिंधिया किसी भी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाते हैं विधानसभा के लिए, तो दोनों ही में जो सिंधिया का वर्चस्व है, जो सिंधिया है, उनकी काफी स्थिति मजबूत होगी। देखते हैं मजबूत इसलिए होगी क्योंकि दक्षिण या पूर्व? जी देखिए, दक्षिण विधानसभा जो बीजेपी की परंपरागत सीट है, तो दक्षिण विधानसभा से कवायद लगाई जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दक्षिण विधानसभा से चुनावी मैदान में होंगे। बिल्कुल ये बात स्पष्ट है कि जिस तरह से पंजाबी और जो अन्य समाज है वो सिंधिया के साथ हैं, और यही वजह कि अब सिंधिया भी जो दक्षिण विधानसभा से ताल ठोक सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। मनोज, एक क्विक कमेंट आपका। जी मनोज। बिल्कुल शरद जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चौंकाती है। आप देखिए तमाम सारे 7 सांसद मंत्रियों को मैदान में उतारकर इस तरफ इशारा भी कर दिया था कि बड़े से बड़ा नेता हो, यदि जरूरत पड़ेगी तो वो मैदान में उतार सकती है। और आप देखिए कि बीजेपी का सिर्फ यही है कि 2018 में हार मिली, हार से सबक भी लिया है, और 2023 को बेहतर तरीके से जीतना, ये बीजेपी का लक्ष्य है। 150 से ज्यादा सीटें लाने की जो बात अमित शाह ने कही है, उसकी तरफ बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। उसमें यदि बड़े नेताओं को उतारने की जरूरत पड़ती है तो हमने देखा नरोत्तम मिश्रा, बाकी तमाम सारे लोग, चाहे नयन सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय, जिनका जिक्र हम करते रहे, वो तो दिखाई दे ही रहे हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इशारा कर रहे हैं उसको भी गंभीरता से हमें लेना ही चाहिए। अभी सूची नहीं आई है, 94 लोगों पर कल चर्चा हुई है, 20 के लगभग विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, ये बड़ी खबर है। और उसके अलावा जो नए चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, और बड़े शहरों से बड़े चेहरे दिखाई दे सकते हैं, तो संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा 4वीं-5वीं सूची का। संभावना यह है कि 15 तारीख की शाम तक जब चुनाव समिति की बैठक होगी तो वो सूची भी दिखाई देगी, यानी बीजेपी फिर कुछ नया करने की तैयारी में। बहुत शुक्रिया मनोज आपका भी, और उमेश आपका भी। ग्वालियर से आप हमारे साथ जुड़े। तो दक्षिण और पूर्व, तो ये क्या दक्षिण होगी जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे? सब अनुमान हैं, कयास हैं, अटकलें हैं। चलिए स्टूडियो की तरफ लौटते हैं जहां मेहमान व्यग्रता से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले दिनेश जी से एक रिएक्शन लेंगे। बहुत समझते हैं सिंधिया जी की राजनीति को, भी करीब से जानते हैं, कांग्रेस बीजेपी की राजनीति को भी समझते हैं। दिनेश जी, क्या लगता है, क्या वो परंपरा टूटेगी कि सिंधिया परिवार का प्रतिनिधि राज्य की राजनीति में एक डायरेक्ट इंटरवेंशन करेगा? देखिए, परंपरा तो समय के अनुसार बनती है शरद जी। यशोधरा राजे सिंधिया विधायक हैं, उसी परिवार से आती हैं, और राजनीति में किसी भी संभावना को हम खारिज नहीं करते। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ये कहा है कि वो चुनाव लड़ने से की जो उन्होंने बातें हैं कि नहीं लड़ना चाहते, उन्होंने भी उसको खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपॉर्चुनिटी राजनीति में बहुत जरूरी होती है, और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? वो ये चाहती है कि जो 2023 का विधानसभा चुनाव है वो हर हाल में जीते।
कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी इतने का फैक्टर इतना हावी है कि पार्टी को लग रहा है कि हमें जितने असरदार नेता हैं उन सब का उपयोग करना पड़ेगा। लोकसभा का तो वो बाद में निपट लेंगे, जब राज्य में सरकार बन जाएगी तो उनके बारे में बाद में भी फैसला होता है। अभी तो ये है कि यदि जो माहौल बनता है वो खासकर जो ग्वालियर चंबल में, जिस पर हमेशा लगातार बात होती है कि ये जो है फिर से यहाँ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, यदि उस इलाके में सिंधिया से फ़ायदा मिलता है पार्टी को तो वो उस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहेगी वो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन आपने एक शब्द जिसका इस्तेमाल किया कि एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए दिग्गज नेता, इस पर मैं अगले दौर में लौटूंगा जब तो इसका मैं कि कैसे ये बड़े नेता न्यूट्रलाइज कर सकते हैं सत्ता विरोधी प्रभाव को, ये एक बड़ा सवाल है। मिथुन जी क्या कहेंगे? आपका बड़ा प्रेम है, अक्सर मैं ये बात कहता हूं, सिंधिया जी से बहुत गहरा अनुराग है, कांग्रेस का होना भी चाहिए, इतना लंबा एसोसिएशन उनका रहा है, और उसके बाद कुछ ऐसे घटनाक्रम बने कि रिश्ता आपका और मजबूत हुआ। क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी आप? देखिए, हम सब कार्यकर्ताओं का प्रेम तो उनके प्रति अभी भी, हम तो दिली तमन्ना हमारी है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े, ताकि सरकार गिराते समय उन्होंने जब वादे किए थे मध्य प्रदेश के उन युवाओं से, उन बेरोजगारों से, मध्य प्रदेश की उस जनता से कि मैं सड़क पर आऊँगा, तो सड़क पर आने का समय है सर, आपका आचार संहिता लग चुकी है, अब कम से कम सड़क पर आ जाइए ताकि आपके अधूरे वादे, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों, चाहे वो अतिथि विद्वान हो, मध्य प्रदेश की जो बहनें हैं, मध्य प्रदेश की छात्र हों, मध्य प्रदेश के बेरोजगारों से आपने जो वादे किए थे इस सरकार को गिराते समय, आप हवाई मंत्री बन गए, आपको आप मतलब सरकारी एक मंत्री बन गए प्राइवेट एयरलाइंस के, बड़ी बधाई है आपको। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के सवालों का जवाब देने के लिए अब तक तो आप सड़क पर नहीं उतरे थे, तो हम सब कार्यकर्ताओं की दिली तमन्ना है कि आप सड़क पर उतरें और मध्य प्रदेश की जनता आपसे वो सवाल पूछ सके, वो सारे सवाल जो शिवराज जी से पूछे जाएंगे, वो सारे सवाल जो नरोत्तम जी से पूछे जाएंगे, वो सारे सवाल जो कैलाश जी से पूछे जा रहे हैं, उन सवालों से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्यों बचें, क्योंकि सरकार बनवाने में तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की थी। पिछले चुनाव में एक नारा चला था, माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। हमारा नेता शिवराज से तो भारतीय जनता पार्टी ने कन्नी काट ली है, लेकिन क्या हमारा नेता महाराज, माफ करो शिवराज तो हो गया है नारा फलीभूत, लेकिन क्या हमारा नेता महाराज ये भारतीय जनता पार्टी कहने को तैयार है? भारतीय जनता पार्टी की ये गलत फहमी कि ये हम सांसदों को यदि उतारेंगे तो हम एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, हम बड़े बड़े छत्रपों को उतारेंगे कि साहब हम मालवा से कैलाश जी को उतारेंगे, हम जबलपुर से जो महाकौशल है वहाँ से राकेश सिंह जी को उतारेंगे, हम दतिया से नरोत्तम जी को उतारेंगे, तो ये उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है कि आप विभिन्न वर्ग के लोगों को विभिन्न रीजन से खड़े करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मॉडल में भी हमने देखा था कि जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था वो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन ये वहां की बात है जहां भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सरकार में सत्ता में आना था और उसके बाद जैसी चीजें हुई। मध्य प्रदेश उससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव सरकार के बदलाव का है, सरकार के चयन का नहीं है। सरकार को बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनता वोट करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश हो सकती है कि लास्ट के 3-4 महीने में इन्होंने जो धन देने की कोशिश की है उसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने सरकार बनाई थी, तो क्या मध्य प्रदेश की जनता को ये लोग ऐसा समझते हैं कि लास्ट के 3-4 महीनों में आप मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है? सिंधिया जी आ जाएं, शिवराज जी तो हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी कह ही रहे हैं कि मैं तो इतना बड़ा नेता हो ही गया हूं कि मैं अब जनता के हाथ जोड़ने जाऊंगा नहीं, मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं 5 सभाएं कम से कम हेलीकॉप्टर में प्रतिदिन करूं। तो मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सभी चेहरों को नकारते हुए कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास देने का, आशीर्वाद, भरोसा जताने का अपना निर्णय ले चुकी है। चुनाव है, 30 दिन का समय है, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। चलिए, आपने नतीजों का इंतजार किए बिना बड़े आत्मविश्वास का परिचय देते हुए एक सूरत हाल जिसमें भविष्य की भी सूरत हाल है वो भी पेश करने की कोशिश की। बहरहाल वक्त 3 दिसंबर, इंतजार करेंगे हम सभी, करना ही है, करना ही चाहिए। नेहा जी, आप किस तरह देखती हैं? तमाम बातें आपने सुनी, लड़ भी सकते हैं, पार्टी के ऊपर है, इट इज़ अप टू द पार्टी। आपकी सीईसी तय करेगी, केंद्रीय चुनाव समिति, आपका जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है। लेकिन सिंधिया जी ने ये साफ किया है कि मैंने ऐसा नहीं कहा है कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये भी नहीं कहा है उन्होंने कि चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं, लेकिन ये कहने का अर्थ ये तो है कि अगर पार्टी तय करती है तो मैं खुला हुआ हूँ, मैं ओपन हूँ कि चुनाव लड़ सकता हूँ। और आपके साथी जो हैं उनकी भी बात आपने सुनी। जी शरद जी, मुझे लगता है कि चैनल्स की तो जिम्मेदारी है कि जो चर्चा चल रही है उस पे दोनों ही पार्टी के पक्षों को बिठाकर उसके बारे में कोई निकाला जाए कि हम किस निष्पक्ष हल तक पहुंचते हैं। पर महत्वपूर्ण ये है कि जहां पर कांग्रेस के जो पुराने इंजन हैं वो जिन चर्चाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, कम से कम युवा पीढ़ी उससे इतर हटके विकास के मुद्दे पे बात करे,
और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिस संकल्प से लेकर सिद्धि तक के सफर में निकला है, उसकी यात्रा का जो निष्पक्ष जो उसका एक एंडिंग पॉइंट है वो ये है कि उसका लक्ष्य विकास है। मुझे लगता है कि अगर सिंधिया जी के परफॉर्मेंस पर बात करते तो अच्छा होता। बात करते किस प्रकार से सिंधिया जी रीवा में एयरपोर्ट लेकर आ रहे हैं, किस प्रकार से सिंधिया जी 450 की लागत से जबलपुर में एक भव्य दिव्य एयरपोर्ट निर्माण कर रहे हैं, किस प्रकार से एफटीओ जो 3 हुआ करते थे आज वो 6 हो गए हैं मध्य प्रदेश में। जिस भोपाल की कनेक्टिविटी कांग्रेस के 60 साल के शासन के बाद केवल 3 से 4 शहरों में थी, आज वो बढ़कर 23 शहरों में हो गई है। इंदौर की जो कनेक्टिविटी केवल 11-12 शहरों में हुआ करती थी, आज वो 24 पहुंच गई है। 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मध्य प्रदेश में आ गए हैं। तो अगर परफॉर्मेंस पे, विकास पर बात होती तो मुझे लगता है जनता उसको पसंद भी करती और जनता उसको आगे भी बढ़ाती। पर कांग्रेस किसमें उलझ गई? पर्सनल कुंठा में उलझ कर रह गई है। सिंधिया जी के साथ पर्सनल कुंठा यहाँ पर निकाल रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि अगर इसी प्रकार से आकलन करना था तो बताना था कि अजय यादव जी ने क्यों आकर मना कर दिया है, अरुण यादव जी ने क्यों चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, दिग्विजय सिंह इतने वरिष्ठ नेता है क्यों नहीं छाती चौड़ी करके कहते कि मैं फलानी सीट से चुनाव लड़ूंगा। कहां से कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे? क्या छिंदवाड़ा अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी और जगह से चुनाव लड़ने का अपना दमखम दिखा पाएंगे? महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे पर काम किया है। जो बीमारू राज्य मध्य प्रदेश को छोड़कर कांग्रेस शासन गया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको विकसित बनाया है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर लेकर जा रहे हैं। इसीलिए जिन सिंधिया जी का आप यहाँ पर बैठ के आकलन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, उसके परफॉर्मेंस पे आकलन करना चाहिए था कि जहां पर भारतीय यात्री 6 करोड़ यात्रा किया करते थे हवाई माध्यम से, आज वो बढ़कर 14.25 करोड़ हो गए हैं। ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि डेवलपमेंट का मॉडल है, शिवराज जी एक प्रखर नेतृत्व है, डबल इंजन का नारा है, फिर भी बड़े नेताओं की मध्य प्रदेश में जिस तरह से आपने चुनाव मैदान में उतारा है बीजेपी ने, जाहिर तौर पर इसके पीछे कुछ सोच होगी पार्टी की। शरद जी, यही तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और इसीलिए तो कैडर बेस्ड कहा जाता है। यहाँ पर जिला अध्यक्ष हो, नेहा बग्गा प्रदेश प्रवक्ता हो, प्रदेश के अध्यक्ष हो, केंद्रीय मंत्री हो, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और हम तो सदैव से कहते हैं कि प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता है। इस बार अगर पार्टी ने निर्णय लिया है कि ये दिग्गज भी उतरेंगे, बाकी लोग भी उतरेंगे, तो उतर के सब चुनावी मैदान में हैं। पर ये कांग्रेस के आकलन का विषय नहीं है, मुझे लगता है पर्सनल टिप्पणियों का विषय नहीं है। कांग्रेस को तो अपनी सूची लेकर आनी चाहिए। आज इतनी पुरानी पार्टी, जो इस देश की सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी है, वो एक सूची भी नहीं लेकर आ पाई। एक उनका नेता दमखम से नहीं कह पा रहा कि मैं अपनी सीट बदल के चुनाव लड़ूंगा या मैं फलानी जगह से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। यहाँ तो जिस तरीके से बार बार सूचियां चेंज हो रही है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी को देखकर, ये कांग्रेस की छटपटाहट और घबराहट दिखाता है। दिनेश जी, बीजेपी से तो ये सवाल पूछा भी जाएगा तो जवाब जाहिर तौर पर रीति नीति के अनुरूप ही आएगा कि देयर इज नो एंटी इनकम्बेंसी एट ऑल। कोई भी सत्ता विरोधी प्रभाव नहीं है और हमने बड़े नेताओं को उतारा है तो वो इसलिए उतारा है कि ये पार्टी का डिसीजन है और पार्टी की एक कलेक्टिव लीडरशिप का वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन आपने जो कहा शुरुआत करते हुए कि एंटी इनकम्बेंसी कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे ये बड़े नेता, जिस तरह से नरेंद्र जी हैं, विजय वर्गीय जी हैं, राकेश जी हैं, प्रहलाद जी हैं और अब अगर सिंधिया जी भी आते हैं, तो आपको लगता है क्या कि वो जो सो कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको असरहीन करने के लिए ये एक अच्छा मैकेनिज्म है, एक अच्छा टूल है, उपकरण है? बिल्कुल शरद जी, देखिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत कारणों से होती है, केवल एक किसी चेहरे से नहीं हो सकती, किसी एक व्यक्ति के कृत्य से नहीं हो सकती, वरना एक व्यक्ति के चेहरे से वो ख़त्म हो सकती है, क्योंकि आपको एक सामूहिक प्रयास करना होता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि एक ट्रेडिशनली कोई लीडर्स लगातार राज्य में हैं या एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता उकता जाती है। जो परिवर्तन, जो सृष्टि का नियम है ना, उसको राजनीति में भी एप्लीकेबल किया जाता है। यदि आपने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया तो कई बार आपकी जो लड़ाई है एंटी इनकम्बेंसी वहाँ भी न्यूट्रल हो जाती है कि जिनसे नाराजगी है आपकी। यदि आप फॉर एग्जांपल हम ये मान लें, सारी संभावनाओं पर बात कर रहे हैं कि यदि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके एंटी इनकम्बेंसी, तो भारतीय जनता पार्टी ने इतने चेहरे खड़े कर दिए जिनका नाम हमेशा मुख्यमंत्री के तौर पर आता था, कि उसने कहा कि हमारे पास तो इतने चेहरे, कांग्रेस के पास क्या है। तो ये भी तरीका है कि यदि आप ठीक है शिवराज जी नहीं बनेंगे अगली बार हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया बने,
तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे तो ग्वालियर चंबल अंचल को जो मुख्यमंत्री मिलेगा, ये एक संभावना बनती है। इंदौर वाले यदि सोच रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय वापस आए हैं तो ऐसे ही तो नहीं आए हैं, तो वो वहाँ भी इसी तरह का जो है वो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई तरह की चीज़ें राजनीति में एक साथ करनी होती हैं और ये सारी एक प्रयोग ही होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वोटर ने क्या सोच रखा है। आप ये कह रहे हैं कि हर रीजन को, मध्य प्रदेश के मोटे तौर पर 4 रीजन है, मालवा, निमाड़, ये जो भोपाल और राजगढ़ और इधर का होशंगाबाद, इसको मध्य भारत हम कह लेते हैं, बघेलखंड, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल, तो हर रीजन को उम्मीद से भरने की कोशिश की है बीजेपी ने। तो बिल्कुल आप देखने डिजाइन उन्होंने उसी तरह से उसको किया हुआ है जी। और उससे अट्रैक्शन तो है लोगों का कि ये क्यों हो रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा तो इसी बात पर हो रही है कि हाँ, कि भाजपा ने ये स्ट्रेटजी क्या है। ये तो कल्पना से परे स्ट्रेटजी थी ना, तो वो तो 2024 के बारे में जो चीजें सोच रहे थे वो 2023 में उनके सांसद लड़ रहे हैं, तो मतलब 23 के साथ 24 की तैयारी, ऐसी स्ट्रेटजी राजनीति में कम देखने को मिलती है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात हमसे शेयर की है कि एक कनेक्ट करने की कोशिश की है रीजन्स को, कि देखिए आपका ये नेता आगे जाके कहाँ किस मकाम तक पहुँचता है। तो एक ये क्यूरियोसिटी और कनेक्ट दोनों पैदा किया है, और दूसरा एक बॉन्डिंग भी डेवलप करने की कोशिश की है। अब ये कितनी असरदायक होगी ये तो 3 दिसंबर के नतीजे बताएंगे। मिथुन जी, रणनीति तो दिखती है और बनी भी ताकत के साथ है, और बीजेपी इसके लिए पहचानी भी जाती है। हालांकि आप भी कम नहीं है, मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से कमलनाथ जी मीटिंग्स लगातार और बीजेपी की शैली को फॉलो करके संगठन में आगे बढ़े हैं, वो भी बहुत रिमार्केबल है। जी, आप करिए। देखिए, बीजेपी की शैली को फॉलो करने के बजाय बीजेपी की शैली को समझ करके बीजेपी को चुनौती, बीजेपी के संगठन को चुनौती देकर के बहुत संक्षेप में, क्योंकि एक क्विक कमेंट में नेहा जी का भी दूंगा। जी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अगर हमसे ये उम्मीद करती है कि सिंधिया जी के काम का आकलन करें, तो पहले तो वो केंद्र के नेता, मध्य प्रदेश का चुनाव का उनसे क्या लेना देना। लेकिन फिर भी एक पॉइंट जरूर लाना चाहूँगा, एक उद्योगपति से लेकर के हमने एयर इंडिया देश को दे दिया, इन्होंने एयर इंडिया देश से लेकर के उद्योगपति को दे दिया, ये इनकी उपलब्धि है सबसे बड़ी। आप बताइए कि मध्य प्रदेश में भोपाल राजधानी में एक बलात्कार पीड़िता, उसका 5 घंटे मेडिकल नहीं होता, तो क्या ऊपर आसमान में देख के वो हवाई जहाज को देख करके सांत्वना कर ले। एक व्यक्ति जो अपने रोजगार के लिए भटक रहा है, जो एक व्यक्ति मध्य प्रदेश का जो महंगाई से पीड़ित है, वो क्या एयरप्लेन की टिकट ढूंढने जाएगा कि साहब आपने कितने की कर दिया। मध्य प्रदेश के जो युवा नेहा जी शरद जी, मुझे लगता है कि ये जो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट होता है ना, जनता इसको पसंद नहीं करती है, और इसीलिए मैंने डेवलपमेंट की बात की, और बात मैंने अगर सिविल एविएशन की तो वो मध्य प्रदेश की और उन्हीं सिंधिया जी को लीक की, जिस पर कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठाकर यहाँ पे माखौल उड़ाने का काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा है सर्व समावेशी समाज, और उसके साथ में विकास किस प्रकार से किया जाए। अभी आपने भी जो प्रश्न पूछा उसमें आप कमलनाथ जी से आगे नहीं जा पाए शरद जी। उसका कारण यह है कि कांग्रेस में कलेक्टिव लीडरशिप नहीं दिखती। अभी एक आक्रोश यात्रा कांग्रेस पार्टी निकालने चली थी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, पर जनता ने आपस में आक्रोश देख लिया, जहां पर कांग्रेस के ही नेता एक दूसरे का सिर फोड़ रहे थे, कुर्सियां चला रहे थे, जूते चप्पल चला रहे थे, एक दूसरे के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये अंतर दिखाता है कि एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी का है, जिसमें कलेक्टिव लीडरशिप उतर रही है और निश्चित तौर पर विजयी होकर आएगी। बड़ा सवाल ये है कि जैसा दिनेश जी कह रहे थे कि क्या ये कलेक्टिव प्रेजेंस दिग्गज नेताओं की ये रीजन्स को एक उम्मीद से भरेगी और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और कांग्रेस का लगातार कहना है, उसका आरोप है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में सो कॉल्ड करप्शंस और समाज के वंचित वर्ग को लेकर एक उनकी उपेक्षा का मसला है, ये तमाम चीज़ों पर भारी पड़ेगा और इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा। दोनों चीज़ें टेस्टिंग है, दोनों चीज़ें अग्नि परीक्षा पर है मतदाताओं की, और 3 दिसंबर के नतीजे हमें बताएंगे। लेकिन दोनों पार्टियों को शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद मिथुन जी, धन्यवाद नेहा जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।